ये है राजस्थान का एक छोटा सा गांव रतनपुर, जो सुख और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज पूरे गांव में बहुत ज्यादा डर और गहरा दुख का माहौल है, क्योंकि सारे गांव वाले अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग दूर अपने खेतों में रहने चले गए हैं, तो कुछ दूसरे गांव में चले गए हैं। दरअसल गांव छोड़ने की वजह यह थी कि गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ है, जो कई 100 साल पुराना है। गांव के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। सभी डरे और उदास हैं, इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। और इसी बीच धनु और गौरी अपने घर में हैं। उनका एक बेटा भी है, रोहन, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया है। ए जी, सुनते हो, पूरा गांव खाली हो गया है और आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए हो। हमें भी इस गांव से निकलना नहीं है क्या? नहीं, हमें नहीं जाना है। जो लोग गांव छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। अरे ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? पूरे गांव में से किसी ने भी बहादुरी नहीं दिखाई। गांव के लोग डर के मारे सब भाग गए हैं और आप यहाँ बैठकर बहादुर बनने की बातें कर रहे हो। आपको क्या इतना शौक चढ़ा है बहादुर बनने का? मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप यह सब क्यों कर रहे हो। मैं कहती हूँ चुपचाप चलो, यहाँ से निकलते हैं। गौरी, मैं जानता हूँ कि पूरा गांव डर के मारे भाग गया है, लेकिन हम दोनों यहाँ अकेले भी नहीं डरेंगे। ये पेड़ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना हमें करना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम भागने के बजाय हिम्मत दिखाएं और यहाँ ठहरें। अरे कभी तो मेरी बात माना करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं आपको कितनी बार कहूँ? नहीं गौरी, ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी हमें मुसीबत से लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा गांव यहाँ से चला गया है, अपनी जमीन, जायदाद और घर सब छोड़कर। फिर भी मुझे उन्हें वापस लाना है। मैं आज सच्चाई का पता लगाऊंगा। क्या सच में उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है या नहीं? धनु अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मानने को तैयार नहीं है। वहीं बाहर कुछ धनु के दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे रघु, तू तो अब तक यहीं खड़ा है। मैंने तुझे कहा था कि धनु को बुला कर ला, पर तू अभी तक उसके घर क्यों नहीं गया? अरे घनश्याम, वह नहीं आएगा, मुझे पता है। मैंने शाम को उससे पूछा था कि हरिपुर आ रहा है या नहीं, तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। वह कह रहा था कि मैं ऐसी चुड़ैल से डरता नहीं हूं। ये फालतू की बकवास बातें मुझे डरा नहीं सकती। ये तो बस गांव वालों की अफवाह है। ऐसा कहकर मेरी बातों को अनदेखा कर दिया धनु ने। अरे ये धनु बिना ऐसी भूत प्रेत वाली बातों पर कभी यकीन नहीं करता। पर सच बताऊं, मैंने खुद देखा है, वरना मैं भी कभी यकीन नहीं करता कि उस पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। मैं खुद कल देर रात खेत से लौट रहा था, तब अपनी आंखों से उसे पीपल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। मेरी रूह कांप गई। पर घनश्याम, हम क्या कर सकते हैं? अब वह हमारी बात ही नहीं मान रहा, तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसे सच्चाई का पता चलेगा, तब वह भी चला आएगा, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। चल, अब हम यहीं से निकलते हैं। धनु के दोस्त भी धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। रात और गहरी होती जा रही थी। काला अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। अब गांव सुनसान पड़ा था। वहां सिर्फ धनु और गौरी ही रह गए थे, साथ ही मुखिया भी था, लेकिन वह भी मन ही मन डर चुका था। इसी डर के कारण उसने अपने खेत वाले मकान में रहना शुरू कर दिया था। मुखिया बहुत चिंतित था। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि आखिर गांव वालों की मदद किस तरह की जाए और उस चुड़ैल को भगाने का उपाय कैसे निकाला जाए। उधर धनु का बेटा रोहन शहर से रिक्शा में बैठकर लौट रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी, जो उसकी खास दोस्त थी और जिससे वह शादी करना चाहता था। दोनों साथ मिलकर रतनपुर गांव जाने के लिए निकले थे। रोहन मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि गांव पहुंचकर मम्मी पापा को अचानक सरप्राइज दूंगा। वह यह खुशी की खबर फोन पर नहीं, बल्कि आमने सामने ही उन्हें बताना चाहता था। रास्ते भर दोनों आपस में बातें कर रहे थे और हंसी खुशी गांव की ओर बढ़ रहे थे। अरे राहुल, तुम बता सकते हो कि तुम्हारा गांव कैसा है? मतलब वहाँ लोग किस तरह रहते हैं और क्या काम करते हैं? हाँ, हमारा गांव बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ खेत खलिहान है, जहाँ लोग मेहनत करके खेती करते हैं। सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वाह! और लोग कैसे रहते हैं वहाँ? गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी अकेला नहीं रहता। सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। तभी रिक्शा चलाने वाला आदमी ठंडी आवाज में कहता है, अरे लड़के, शायद तुझे पता नहीं कि आजकल रतनपुर में क्या हो रहा है।
वरना तू इस गांव में आने का सोचता भी नहीं। और हाँ, मैं गांव तक नहीं आऊँगा, मैं तो सिर्फ यही तालाब के पास में छोड़ दूंगा। वहाँ से चलकर अपने गांव में चले जाना। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? रतनपुर में क्या है? मैं तो कई साल वहाँ रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए। अरे, पिछले कुछ दिनों से गांव वालों का मानना है कि उस विशाल पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है जो रात को उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी वजह से सारे गांव वाले बहुत डर गए हैं। मुझे तो आज ही पता चला कि कई लोग तो गांव छोड़कर जा भी चुके हैं। पता नहीं अब वहाँ कोई होगा या नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, अभी रतनपुर गांव जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी यहीं से रिक्शा मोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। ये जरूर किसी की उड़ाई हुई अफवाह होगी। बाकी मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। मतलब पीपल के पेड़ में भूत, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं तो नहीं मानता। अच्छा, तो तू नहीं मानता? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तालाब के पास छोड़ दूंगा। तुम वहीं से अपने गांव की ओर निकल जाना। मैं तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहता रतनपुर गांव में। अच्छा ठीक है अंकल, अगर आप रतनपुर आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हमें हमारे गांव के तालाब के पास छोड़ दीजिए, हम वहां से पैदल चले जाएंगे। लेकिन रिया शहर की लड़की थी, इसलिए ऐसी बातें सुनकर ही उसके मन में डर समा गया। वह धीरे से रोहन से बोली, रोहन, यह अंकल जो कह रहे हैं कहीं सच तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस काली अंधेरी रात है और कोई दूसरा रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे हमें डराकर ज्यादा पैसे मांगने का तरीका आजमा रहे हैं। अगर हम डर गए और उनकी बातों में आ गए और कहा कि हमें गांव तक छोड़ दो, हमें बहुत डर लग रहा है, तो वे कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर पैसे डबल होंगे। ये बस उनका दुगना पैसे लेने का तरीका है और कुछ भी नहीं। तालाब हमारे गांव के पास ही है, हम वहीं उतरकर पैदल चल देंगे। रोहन उस रिक्शा वाले की बात नहीं मानता और गांव जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। समय लगभग 12 से 1 के बीच का था। इसी बीच गौरी की आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए उठकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की की ओर पड़ती है। उसने पीपल के पेड़ के पास कुछ देखा। अचानक उसकी रूह कांप जाती है। वह देखती है कि चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास ही खड़ी है। सफेद साड़ी हवा में लहरा रहे थे, डरावना चेहरा और गहरी लाल आंखें। यह देखकर वह जल्दी जल्दी धनु को उठाती है और धनु उठते ही कहता है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? मुझे अभी पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई दी। गौरी, तू कैसी बातें कर रही है? रुक, मैं जाकर देखता हूँ। धनु खिड़की के पास जाकर पीपल के पेड़ की ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे गौरी, देखो तो सही, पेड़ के पास कोई भी तो नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वह चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़ी थी। अरे गौरी, तू बिना वजह चुड़ैल वगैरह की बातें याद करके अपने मन में डर बना रही है। ज्यादा मत सोच, चुपचाप सो जा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तू फालतू चिंता मत कर, ठीक है? अब सो जा। धनु नहीं मानता और वापस सोने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। पर थोड़ी ही देर में गौरी के मन में विचार आता है कि एक बार फिर जाकर देखूं। वह उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि वही चुड़ैल फिर से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। उसको यकीन नहीं होता, इसलिए वह ध्यान से चुड़ैल को देखने लगती है। सोचती है कहीं यह उसका वहम तो नहीं, पर सच में यह उसका वहम नहीं है, बल्कि एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल होती है। गौरी वहां से भागती हुई धनु के पास जाती है। अरे गौरी, अब तुमने मुझे फिर से क्यों जगा दिया? अब क्या हुआ तुम्हें फिर से? अरे मैं कह रही थी ना कि पीपल के पास चुड़ैल खड़ी थी। मैंने अभी फिर से देखा, वह सच में वहीं खड़ी है। अरे गौरी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर जाकर देख लेता हूँ। धनु खिड़की के पास जाता है और देखता है कि पीपल के पेड़ के नीचे सच में चुड़ैल खड़ी है। वह जरा भी नहीं डरता और उसकी ओर देखता रहता है। कुछ देर बाद वह गौरी से कहता है, अरे गौरी, ये सच में चुड़ैल ही है। तू यहीं रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी वह चुड़ैल है, कोई चोर या डाकू नहीं
जिसे आप लड़कर हरा सकें। अरे तू डर मत, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। धनु गौरी की बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़ा। उधर गौरी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें बार बार धनु को देख रही थीं, जो कदम दर कदम उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहा था जहां पर चुड़ैल खड़ी थी। धनु जैसे जैसे पेड़ के करीब पहुंचा, वातावरण और भी भयावह होता गया। अचानक वह चुड़ैल झटके से पेड़ के ऊपर की ओर खींच गई, मानो हवा में ही गायब हो गई हो। कुछ ही क्षण बाद एक अदृश्य ताकत ने धनु को भी खींच लिया। उसका शरीर पेड़ की ओर तेजी से गया और देखते ही देखते वह भी ऊपर चला गया। यह सब देखकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका सिर चकराया और वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इधर रिक्शा वाला रोहन और रिया को गांव के तालाब के पास ही उतार कर चला गया। दोनों भीगते भीगते धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। बारिश की रिमझिम और ठंडी पवन के झोंके उनके कपड़ों को भिगो चुके थे। पैरों के नीचे कीचड़ था, रास्ता फिसलन भरा और सुनसान। कुछ समय बाद वह रतनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में कुछ माहौल अलग था। घरों में लाइट भी नहीं थी और सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और दूर तक फैली अंधेरी गलियां दिखाई दे रही थी। रोहन, ये गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? चारों ओर सन्नाटा, न किसी घर में से लाइट की आती हुई रोशनी। पता नहीं, आमतौर पर इस समय चौपाल पर 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं। शायद बारिश और रात की वजह से सब घरों में होंगे। और हाँ, लाइट तो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इस वजह से कहीं तार वगैरह टूट गया होगा। दोनों चौपाल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे अपने घर के पास पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोलकर जैसे ही अंदर गए, रोहन ने देखा उसकी मां बेहोश हुई जमीन पर पड़ी थी और उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर रोहन बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी मां के पास जाकर अपनी मां को उठाने लगा। और जैसे ही उसकी मां रोहन की आवाज सुनती है, वह तुरंत होश में आ जाती है और उठ खड़ी होती है। अरे माँ, तुम बेहोश क्यों पड़ी हो? पिताजी कहाँ गए? और गांव में सारे लोग कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ सुनसान लगता है और किसी के घर में लाइट की रोशनी अभी दिखाई नहीं दे रही है। पूरा गांव खाली और वीरान पड़ गया हो। ऐसा माहौल क्यों है माँ? तुझे मैं क्या बताऊं? कुछ दिनों से हमारे गांव में लोग कहते थे कि यहाँ चुड़ैल है। पूरे गांव में डर फैल गया था और कल ही सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। मैंने तेरे पिताजी से कहा सभी लोग जा रहे हैं, हम भी उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले यह भूत चुड़ैल वाली बकवास बातें हैं, कुछ नहीं होता। रात हुई और मेरी आंख खुली तो देखा सच में चुड़ैल उस पीपल के पेड़ के नीचे थी। मैंने तुरंत तेरे पिताजी को चेताया और उन्हें चुड़ैल को दिखाया। उन्होंने भी चुड़ैल को देखा, लेकिन चुड़ैल को देखकर वह डरने के बजाय गुस्से से भर उठे। उन्हें लगा कि यही वजह है जिसने पूरे गांव को उजाड़ दिया और सभी को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में वह घर से बाहर निकले और सीधा चुड़ैल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक चुड़ैल हवा में ऊपर उठ गई। उसी क्षण अजीब ताकत से तेरे पिताजी भी पेड़ की ओर खींचकर ऊपर चले गए। अच्छा माँ, ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं अभी पेड़ के पास जाता हूँ और पिताजी को पेड़ से नीचे उतार लाता हूँ। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पिताजी भी यही कहते थे और जब वह पीपल के पेड़ के नीचे गए तो उसी पेड़ ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और ऊपर ले गया। नहीं माँ, हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते। मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं हूँ। पिताजी को मैं किसी भी हाल में नीचे उतार कर ही रहूंगा। एक रास्ता है, हमारे गांव के मुखिया जी अभी भी यहीं हैं। उनका खेत पर एक मकान है, वहीं रहते हैं। उनके पास चलेंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। और हाँ बेटा, ये लड़की तेरे साथ कहाँ से आई? माँ, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। बाकी सब मैं बाद में परिचय करवा दूंगा। अभी मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। तब तक तुम दोनों इसी घर में रहना, बाहर मत जाना। रोहन इतना कहकर अपने घर से बाहर निकला और मुखिया जी के खेत की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में पिताजी को बचाने का डर बैठ गया था। हालांकि वह अभी भी चुड़ैल जैसी बातें पूरी तरह मानता नहीं था, पर मां की चेतावनी ने उसे मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे वह खेत के पास पहुंचा। मुखिया जी का घर दिखा तो उसने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा।
अंदर घनश्याम और रघुनाथ मौजूद थे। मुखिया जी ने उन्हें काली अंधेरी रात में जाते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें अपने घर में रोक रखा था। अरे मुखिया जी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी को चुड़ैल पीपल के पेड़ के ऊपर ले गई है। अरे रोहन बेटा, तू तो पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया था ना। इतनी रात को तू यहाँ और तेरे पिताजी को क्या हुआ? हमने उन्हें कई बार समझाया कि हमारे साथ चलो, पर वह नहीं माना। अरे घनश्याम काका, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलिए और मेरे पिताजी को बचाने में मदद कीजिए। अरे ठीक है, तुम घबराओ मत, हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे और तेरे पिताजी को पीपल के पेड़ पर रह रही चुड़ैल के चंगुल से आजाद करवाएंगे। वह सभी उनके साथ चल देते हैं। गांव की ओर रोहन, मुखिया जी, घनश्याम और रघुनाथ सभी भीगते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए गांव की ओर निकलते हैं। सुनसान रात में चारों हल्के हल्के शक में थे। बारिश और ठंडी हवा के बीच थोड़े ही समय में वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। रिया और गौरी खिड़की से उन सभी को देख रही थी। रोहन पेड़ के नीचे खड़ा होकर पास पड़ी लकड़ी की डंडा उठा लेता है और पेड़ की टहनियों पर मारने लगता है। अचानक चुड़ैल के कपड़े नीचे गिरते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये कपड़े कैसे नीचे गिर सकते हैं? रोहन ने और जोर से डंडे से टहनियों पर वार किया। थोड़ी ही देर में एक मोटी डाली टूटकर नीचे गिरती है। उसी डाली पर से धनु भी नीचे गिरता है और साथ ही वह चुड़ैल भी। लेकिन उस क्षण सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई असली चुड़ैल नहीं थी। ध्यान देने पर देखा गया कि वह आदमी जिसके पीछे चुड़ैल का डरावना रूप था, उसके मुंह पर सिर्फ एक चुड़ैल वाला मास्क था। रोहन ने तुरंत उस व्यक्ति के मुंह से मास्क हटाया। अब सब कुछ साफ हो गया। यह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि गांव का जमींदार था। यह सब देखकर मुखिया जी गुस्से में चिल्लाए, अरे लालची जमींदार, मैंने तुझे कुछ महीने पहले ही गेहूं की बोरियां चोरी करने के आरोप में तुझे गांव से बाहर निकाल दिया था और अब तू फिर वापस आ गया। आज तो तेरी खैर नहीं। कुछ पल बाद रोहन ने अपने पिताजी के मुंह से कपड़ा हटाया। रोहन के पिताजी गुस्से से कांपते हुए बोले, अरे हाँ मुखिया जी, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास गया, इसने अचानक मुझे रस्सी से ऊपर खींच लिया, फिर मेरे मुंह पर सफेद कपड़ा कसकर बांध दिया ताकि मैं कुछ भी बोल ना सकूं। लेकिन शुक्र है मेरे बेटे का, जिसने समय पर आकर मुझे इस बेरहम जमींदार से बचा लिया, वरना आज तो यह मेरी जान ही ले लेता। अरे मुखिया जी, आज एक बार छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं आगे कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। आपने उस दिन मुझे पूरे गांव के सामने बदनाम करके गांव से निकाल दिया था। उस दिन पूरा गांव मुझ पर हंस रहा था, इसलिए मुझ में गुस्सा भर गया और मैंने यह सब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, इस बार तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। तूने हमारे गांव को कुछ ही दिनों में खाली करा दिया, इसका हिसाब तुझे चुकाना होगा। मैं तुझे यही रखूंगा और पूरे गांव वालों का काम तुझसे ही करवाऊंगा। और हाँ, घर घर जाकर जिनको तूने भगा दिया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर इसी गांव में लौटाने की पूरी जिम्मेदारी भी तुझे ही दी जा रही है। समझा कि नहीं? मुखिया जी का यह कड़क फैसला सभी को सही लगा और सभी ने हामी भर दी। रोहन की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से पूरा गांव इस लालची जमींदार के फंसाए हुए जाल से आजाद हो गया। मुखिया जी ने रोहन की बहादुरी और तेज दिमाग की बहुत तारीफ की। वहीं जमींदार को उसकी गलती की पूरी सजा मिली और वह सभी के खेतों में जमींदार को काम करना पड़ेगा और उसकी गलती की अच्छी खासी सजा मिलेगी। खिड़की पर खड़ी गौरी ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने देखा कि उसका बेटा रोहन मुखिया जी से तारीफें सुन रहा है और ये देखकर गौरी का दिल खुशी से भर गया। साथ ही रिया भी इस खुशी में शामिल थी और दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। रिया ने सोचा कि उसने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति चुना है